ओके। तो सर, ये जब हम सर्किट बनाते हैं, लेट अस अज्यूम ये हमने सर्किट बनाया, तो हुसैन बात समझिए, हम सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि जो कंडक्टिंग वायर है, ये पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुकी है, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? समझा सर। तो हुसैन आप जो कह रहे हैं कि सर ये मेरा मोबाइल चार्जर है, ये मैंने स्विच पे लगा दिया, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर यहाँ ये जो वो बॉक्स सा लगा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर। हाँ सर। और इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हर जगह है, उसकी चिंता मत कीजिए। सर बात समझ आ रही नहीं है? समझा सर। समझा। ये बात चल क्या रही है, हम ट्रांसफार्मर में कहाँ पर आगे भटकते हुए। एक्चुअली ट्रांसफार्मर मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आपका क्रेडिट कार्ड है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है, जिसको आपने मशीन में डाला। आपकी जो एटीएम मशीन है या जो भी मशीन है, उसमें क्योंकि आप मूवमेंट देते हो इसलिए ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है। सर बात ही समझ में आ रही? समझा। समझा सर। और उस ये जो ईएमएफ है, अगर आपने इसको एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। सर बात ही समझ में आ रही? समझा सर। आपके कोर्स में ज्यादा डिटेल नहीं है, आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो ये सब चीजें डिटेल में बताई जाती हैं। अब बाजी बात समझ में आए? यस सर। हुसैन बात समझ में आए? हाँ सर। जी सर। ट्रांसफार्मर आपके क्लास 10 के सिलेबस में है। अगर आपने कभी आते जाते सुना हो, वैसे तो डिटेल में वो लोग कराते हैं कि ये हमारे, अगर आप बैलेंसिया के आसपास आते हैं तो नीचे, हुसैन कभी आपने देखा है ऐसा नीचे वो ट्रांसफार्मर स्टेशन है? हाँ सर देखा। वो उसका काम यही है कि जो बैलेंसिया के सामने जो बड़े बड़े जो ये टावर्स हैं, पाइलॉन्स बोलते हैं इनको, पाइलॉन्स बोलते हैं, पाइलॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज फ्लो कर रही होती है। तो जो ट्रांसफार्मर है इस हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज करता है, ताकि आपके घर में आ सके। आपके घर में आती है 220 वोल्टेज, और ये 220 वोल्टेज अगर आपने मोबाइल पे लगा दी या आपने उस पे लगा दी, अपने लैपटॉप पे लगा दी, तो बेचारे की जान निकल जाएगी। तो आपकी लैपटॉप के अंदर, आपके टीवी के अंदर, आपके हर चीज के अंदर वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ताकि वो अपने हिसाब से वोल्टेज ले सके। वो वोल्टेज को अप भी कर सकता है और वो वोल्टेज को डाउन भी कर सकता है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। समझा। राहुल जी, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। तो फाइनली जब ये सारा तामझाम हो गया तो मिस्टर फैराडे ने बोला कि यार ऐसा है भाई लोगों, तुम्हारे लिए फिजिक्स का एक चैप्टर इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक नया फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। सर यहाँ तक समझ आएगा? अभी भी तकलीफ है? समझ आया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर समझा। छोटी सी बात उन्होंने और बोली, सर ऐसा है, ये जो, ये तो एक कॉइल की बात हो रही है, और अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर दोगे तो फ्लक्स एसोसिएटेड जो है वो क्या आ जाएगा? इफ phi dash is a flux associated with a single turn, magnetic flux for a coil consisting of n turns is phi is equal to n phi dash और E is equal to n phi d phi by dt। सर बात नहीं समझ में? समझा। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि सर एक कॉइल है तो ईएमएफ कम होगी, बट अगर आपने 10-12 कॉइल्स कर दिए तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी। सर बात नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे ये सारी चीजें क्लास 10th में कराई जाती हैं। ऐसे मत देखो कि अरे अंकल कोई नई चीज बता रहे हैं।
याद है ये कॉइल इंसर्ट किया था आपने, हाँ सर। और ये भी याद है। अब डिपेंड करता है कि कितना हाथ पैर मारे हुए हैं। अगर इसका ईएमएफ इंक्रीज करना है तो इसके क्वेश्चन आता है टिपिकल सा, ईएमएफ इंक्रीज करना है तो क्या किया जाए। वन ऑफ द फैक्टर विच वाज कि इसके जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उसको इंक्रीज कर दीजिए। अब्बासी याद हाँ आया? सर। हाँ सर, अब्बासी याद आया नहीं यार? याद दूसरा है। डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है इसकी स्पीड इंक्रीज कर दीजिए। सर बात नहीं समझ में आई। समझा समझा। सर। जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। एक और फैक्टर कराया था इसके अंदर, कोर डाल दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर। 2-3 फैक्टर बताए जाते थे, याद है अब्बास? यस सर। अब्बास जी आप आईसीआईसी वाले हो, आपके तो सेलिना पब्लिकेशन में काफी डिटेल में इसको बताया हुआ है। यस सर, यस सर, याद है। वो यही सब चीजें हैं। एक्चुअली सेलिना में तो उन्होंने, एज फार एज आई रिमेम्बर, ये फॉर्मूला भी डाल दिया था। आई थिंक उन्होंने शायद वो प्रॉब्ली ये फॉर्मूला भी डाल दिया, बट नहीं भी है तो फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बोला यार ऐसा है, लॉर्डो की फिजिक्स की किताब उठाओ और उसमें ये एक नया फॉर्मूला डाल दो कि E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। सर बात समझ आ गई नहीं है? यस सर। सर कोई डाउट करिए। नहीं सर समझ। अच्छा, फिर सर ने एक दो चीजें और बताई। एक्चुअली फैराडे सर, आपके जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअली अब्बास ने तो हाँ अब्बास ने फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के भी 2 लॉ किए होंगे। अब्बास ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस में भी सर ने काम किया हुआ। सर हर जगह घुसे हुए थे और अच्छे, मतलब एकदम एक्सपेरिमेंट इनके बहुत अच्छे रहते थे। एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स को डिस्कवर करते थे। जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन थियरी को लेके फिजिक्स को समझते थे। मिस्टर फैराडे जो है एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उससे फिजिक्स को डिस्कवर करते थे। एक बार पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी, फिजिक्स को डिस्कवर करने के या तो आप थियरिस्ट होते हैं या आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेवल जी बात समझ आ रही? जी सर। नहीं समझ आ रही तो आप सब वो देखते हैं, बिग बैंग थियरी। यस सर। अरे भैया बिग बैंग थियरी देखते हो नहीं देखते? यस सर देख। हाँ सर। उसमें थियोरेटिकल फिजिक्स कौन है? शेल्डन। सॉरी, शेल्डन। और साथ में कौन है? लेनर्ड। ये जो है ये थियोरेटिकल फिजिक्स है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है वो तीसरा लड़का है, क्या नाम, जो इंजीनियर, उसका नाम क्या है भूल गया मैं। हाँ। क्या नाम है? हावर्ड। हाँ हावर्ड। हावर्ड वैसे इंजीनियर है बट आप उसको मान सकते हैं कि वो बेसिकली थियोरेटिकल, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। रेवल जी समझ आ रहा नहीं है? जी सर। तो फाइनली सर ने ये फॉर्मूला बना दिया और उन्होंने फिर 2-3 चीजें, एक दो चीजें और बोली, मैं अभी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपके थोड़े यूनिट सेट कर दूं क्योंकि यूनिट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वैसे तो हमने पहले यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं, कहाँ डिस्कस किए थे अगर आपको याद है, b इज इक्वल टू 5/a जब किया था तो b का ऐसा यूनिट क्या था हुसैन? कुछ याद नहीं है? हाँ सर, टेस्ला वीबर पर मीटर स्क्वायर। एक बार नोट कर लो यार। अगर याद होगा अब्बास को पकड़ते हैं। b का एक और यूनिट भी था अब्बास, क्या था? किसी को याद है b का एक और यूनिट भी था? गॉस। वो ऐसा यूनिट नहीं है सर, बात नहीं समझ में आ रही। यस सर, यस समझा। अरे भैया सुन रहे हो नहीं सुन रहे? गॉस तो सर मैग्नेटिक फील्ड का है ना। तो ये क्या लिखा है गुरुजी? छुट्टियां मार लो क्लास में। हाँ सर समझा।
सोए हुए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गॉस इलेक्ट्रिक सेम ही है ना सर? मुझे नहीं पता, आप बताइए। हाँ सर सेम, मतलब सेम। सर दिन में कितनी देर फिजिक्स पढ़ते हो आप मिस्टर हुसैन? मिस्टर हुसैन, सर आधा 1 घंटा। ऑन एन एवरेज 7 दिन अगर मैं आपके नोट करूं तो उसमें फिजिक्स कितनी देर पढ़ते हो? सर 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा? सर 3-4 घंटे करके फिजिक्स नहीं आएगी। मम्मी को बता देना, मम्मी मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ला, गॉस सब सेम नजर आ रहे हैं तो डूबे हुए हो बेटा। कम से कम टेक्स्ट बुक तो पढ़ लो यार। हम तो बेसिक टेक्स्ट बुक कर रहे हैं यार, कुछ आईआईटी वगैरह में हम गए नहीं। ये डिस्कस हुआ था गॉस और टेस्ला में रिलेशन क्या है, मुझे याद नहीं है। हाँ सर अभी याद है। मुझे याद नहीं है यार, फालतू की बात है। ओके, अब सर एक इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है, अगर आप देखेंगे ये जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं तो 2-3 लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। एक साहब मिस्टर लेंज है, दूसरे साहब अपने माइकल फैराडे तो हैं ही, तीसरे एक और साहब है जो हेनरी, जोसेफ हेनरी जो है वो अमेरिकन है। मिस्टर फैराडे जो है, ये हेनरी साहब थे अमेरिकन, फैराडे जो है वो है इंग्लिश, ये लंदन में बैठे हुए थे। मिस्टर लेंस का मुझे पता नहीं, मैं देख के एक बार आपको बताता हूँ कि ये सर कहाँ बैठे हुए थे, मुझे भी पता करना है इसमें। तो ये है सर, ये हमारे लेंस है, और जो लेंस है वो है कौन, जर्मन है। सर देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। क्या मुझे स्टोरी समझ आई? रेवंत जी स्टोरी समझ आई नहीं आई? Yes, sir. ये हमारे जो आई थिंक यही है। तो ये तीनों लोग बेसिकली अलग अलग जगह पे सेम ही रिसर्च कर रहे हैं। मिस्टर लेंस जो है जर्मन है, रशिया में है, ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, scientists are beginning to understand rudimentary Bartik German took the first step with the formulation of the Lenz's law, his most enduring contribution to physics. Or side by side at approximately the same time, Lenz was conducting his research in this area. Scientists Michael Faraday of England and Joseph Henry of America were making similar discoveries. सर बात समझ आ रही नहीं यार? सर बात समझा सर। समझा सर। बेसिकली ऐसा है यार, ये तीनों लोग सेम ही काम कर रहे हैं। अब मोर और लेस जो इन्होंने काम भी किया वो सेम ही किया, तो अब उनको भी, मिस्टर लेंस को भी काम करना है, तो बात वही चल रही है, बट उनके नाम पे एक लेंजेस लॉ बना दिया। वो लेंजेस लॉ सेम ही चीज कह रहा है। वो लेंजेस लॉ मिस्टर माइकल फैराडे, हेनरी जो है वो एक ही बात कह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी वो इस हिसाब से जनरेट होगी कि जो फ्लक्स इसको क्रिएट करती है ये उसको अपोज करे। सर बात नहीं समझ में आई बिल्कुल। देखिए सर, देखिए सर, आराम से देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है सर। यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये तरफ पॉइंट कर रहा है। सर बात समझ में आ गई? ये आपने ली कॉइल और यहां लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। सर सेटअप समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फिर से समझ लीजिए, एन तो नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो एन को मैं सेफली इग्नोर कर देता हूँ। डी फाइव बाई डी टी का मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए,
आप जब ये मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, ये साइड लेके आ रहे हैं, तो कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब आज कोई डाउट है? नो सर। ये नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो इस वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। कंफ्यूजन होगी सर? नहीं समझा सर। नहीं सर। फिर से समझिए, जब ये इसके पास आएगा तो इसमें करंट उत्पन्न होगा। ठीक है सर, करंट कर दिया, हाँ पता सर। पता चल गया सर, करंट होगा। किसकी वजह से होगा? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हो गया। ठीक है सर, बट सर एक डाउट है, वो करंट इस साइड फ्लो करेगा या करंट इस साइड फ्लो करेगा? ये डाउट का आंसर मिस्टर फ्लक्स का नेगेटिव देता है, आई एम सॉरी, मिस्टर लेंजेस का नेगेटिव देता है, जो ये कहता है कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे वो ये वाले फ्लक्स को अपोज कर सके। सर बात ही समझ में आ रही? समझा। चिंता मत कीजिए मिस्टर रेवान, ये लैपटॉप जो आपके सामने है इसमें एक कॉइल है। आपको सेटअप समझ आया? हाँ सर। अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। या ऐसा कीजिए, आपके पास पेन है? अरे पेन है क्या? हाँ सर। वो पेन का जो निब है, इमेजिन कीजिए वो आप लैपटॉप के साथ लैपटॉप के सामने लेके आ रहे हैं, स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बात सर। बात समझ आ रही है? ओके। तो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप आप अपने पेन का निब लेके आ रहे हैं। ये निब इमेजिन कर लीजिए ये नॉर्थ पोल है और जो पेन का दूसरा हिस्सा है वो साउथ पोल है। सर सेटअप समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। अब जब ये नॉर्थ पोल है तो आप परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन पेन को लेके आ रहे हैं, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही होगी। यस सर, नो सर? यस सर। ये कॉइल में करंट होगा, करंट या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 2 मिनट में समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए मेरे पास ये एक कॉइल है, ये अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अपना राइट हैंड लीजिए और जो ये डायरेक्शन है कॉइल की, उसी डायरेक्शन में राइट हैंड की रिस्ट को रोल कीजिए। तो आपका जो थंब है वो किस साइड पॉइंट कर रहा है? इनसाइड द स्क्रीन या आउटसाइड द स्क्रीन? इनसाइड द स्क्रीन। इनसाइड। जिस साइड आपका थंब है वो नॉर्थ पोल है। सर नहीं समझ में आया? हाँ सर यस सर, समझा। समझा सर। अगर ये बात समझ आ गई, दूसरी बात सुनिए। ये कॉइल है, इसमें जो करंट है वो ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस कॉइल का नॉर्थ पोल आबादी किस डायरेक्शन में होगा? आउटसाइड द स्क्रीन। ध्यान से बोलिए। सर इनसाइड होगा। इनसाइड ही है। हाँ हाँ सर, ये इनसाइड है। और ये सेम है। नहीं समझ में? हाँ सर, समझा सर। अब देखिए आबादी अब कहाँ होगा मिस्टर अब्बास? सर अभी भी इनसाइड ही होगा। शाबाश। अब कहाँ होगा? सर अभी आउटसाइड आएगा। हुसैन जी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझा। अब हमारे पास 2 डायरेक्शन है, या तो करंट ऐसे हो सकता है या करंट ऐसे हो सकता है। बात समझ में आई? यस सर। मिस्टर लेंस का नेगेटिव ये कह रहा है कि सर करंट उस डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन में
करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फ्लक्स है वो जनरेटिंग फ्लक्स को अपोज करे। सर बात भी समझ में आए? समझा सर। समझा सर। अब देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये जो आपकी निब आप जब कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तो नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। जब फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, आप चाहते हो फ्लक्स डिक्रीज करे, तो कहने का मतलब फ्लक्स डिक्रीज करे, ये वाला जो फ्लक्स है इसको अपोज करे। ये वाले फ्लक्स को कहते हैं वैसे ही अपोज कर सकते हो अगर आपकी साइड नॉर्थ पोल हो और लैपटॉप के पीछे वाली साइड साउथ पोल हो। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। यस सर। अगर आपकी वाली साइड कॉइल की नॉर्थ पोल है तो अब आज करंट किस साइड में फ्लो करना चाहिए? सर ये एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया मुझे। सर समझा। रेवान जी सो चुके हो? नहीं सर, समझो। फिर से सुन लीजिए, आप नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हो तो कॉइल की साइड का जो हिस्सा है जो कि पेन की साइड है वो बनेगा नॉर्थ पोल और लैपटॉप के पीछे वाला साइड बनेगा साउथ पोल। यहां तक समझ आया नहीं आया? समझा सर। फिर आपने क्या किया, पेन को लेके इस साइड, जब पेन को बाहर की तरफ करोगे और लेट अस अज्यूम ये डायरेक्शंस ऐसे ही हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब जब पेन को आप दूर लेके जा रहे हो मतलब वो जो निब है वो नॉर्थ पोल ही है, ये साउथ पोल है। बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है वो कम होगा, यस सर। ईएमएफ जनरेट होगा, वो ऐसा जनरेट होगा ताकि फ्लक्स इंक्रीज हो, क्योंकि ये तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज तभी हो सकता है अब्बास जी जब करंट क्या हो, अब्बास जी कंफ्यूज हो? करंट इंक्रीज होगा तभी। करंट तो एनीवेज आएगा। यार देखिए मेरी बात समझिए, देखिए जैसे भी समझ लीजिए, मैं और आपको थोड़ा साइडवेज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सर्कुलर कॉइल ही है बट हम इसको साइडवेज देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आई है नहीं है? यस सर। सेम एक्सपेरिमेंट है बट हम ये साइडवेज देख रहे हैं। पहले हम सामने से देख रहे थे, अब साइडवेज देख रहे हैं। यार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये इस साइड जाएगा तो अब इसमें साइडवेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी, ये जो है दिस इज फेसिंग यू और ये जो है ये बैक साइड है। समझ आ गई? यस सर। यस सर। ओके, अब सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए, ये आपकी तरफ की, ये आपकी साइड है, ये बैक साइड है। अब जब ये नॉर्थ इस साइड आएगा, जब नॉर्थ इस साइड आएगा तो इसमें करंट तो उत्पन्न होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन कॉइल में किस साइड होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब ये अगर जब इस साइड आता है फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, कॉइल में जो करंट आएगा वो ऐसा आएगा ताकि वो इसको अपोज करे। अपोज करे मतलब कॉइल में करंट ऐसा फ्लो करना चाहिए ताकि ये वाली डायरेक्शन कॉइल के करंट के हिसाब से नॉर्थ हो और ये वाली साउथ हो। सर बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। अब ये साइड नॉर्थ मतलब आपका जो थंब है राइट हैंड का वो यहाँ पर होना चाहिए। बेसिकली आपका जो थंब है वो इस साइड होना चाहिए। तो आपका जो फिंगर जो कॉइल होंगी वो इस हिसाब से होंगी कि ये साइड करंट ऊपर जा रहा है और ये साइड करंट नीचे जा रहा है। सर बात नहीं समझ में आ रही? समझा। हुसैन जी समझ नहीं आ रही? समझा सर। और दूसरे केस में आप जब इसको दूर लेके जाते हो तो फ्लक्स कम हो रहा है, अब ये चाहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो। तो फंडे छोड़ो, अगर ये साइड जब ये आता है तो अगर करंट इस साइड फ्लो हो रहा है, तो अगर ये इस साइड जाता है तो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। जब ये इस साइड पे जाता है तो
कॉइल में जो फ्लक्स है वो चाहता है कि यार तुम मेरे पास वापस आ जा। बेसिकली अब वो ये चाहेगा कि ये एंड साउथ हो जाए और ये एंड नॉर्थ हो जाए, तो जो करंट है वो अपोजिट हो जाएगा। सर बात नहीं समझ में आ रही? समझा। हो जाएंगे डाउट? सर समझा। तो लेंजेस लॉ ये नाम पे रख दिया गया, और ये जो आपने यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है वो सारी इंग्लिश इसी हिसाब से लिखी हुई है। सर बात समझ में आई नहीं? समझा। ओके। तो दोनों सारे जितने भी हैं वो सारे सेम ही बातें कर रहे हैं। वो सर को खुश करने के लिए उनके नाम पे, एक के नाम पे फैराडे लॉ लग दिया और दूसरे के नाम पे लेंजेस लॉ लग दिया। मेरी बात समझ में आ रही? समझा। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सर फिर से होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, यहां तक पढ़ना है। जैन समझ आया? हाँ सर। और नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे यहां से। बात समझ आ गई? यस सर। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा क्या। यहां से शुरू करेंगे। इसमें सिर्फ ये होगा कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है, बाजी कुछ 5-6 लेक्चर पहले हमने ये किया था कि ये कंडक्टर में कोई भी चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस पी। अब बात याद है? यस सर। अब ये कंडक्टर तो खुद चार्जेस से भरा पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा? अब यस सर। इस कंडक्टर को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें फोर्स लगने वाली है ये। यस। और जब फोर्स लगेगी तो फोर्स की वजह से वो जो चार्ज है वो मूव करेगा, यस सर। और मूविंग चार्ज की वजह से जनरेट क्या होगा? ईएमएफ। नहीं समझ में आया? यस समझा सर। मुझे जी नींद आ गई। समझा सर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कंडक्टर, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग लगा हुआ है, बट जो बेसिक लॉजिक है वो कहाँ से आ रहा है वो मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। अब बस ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसमें ये देखिए, अगर आपको याद हो, ये हमने फॉर्मूला किया था F = Q V क्रॉस B। यस सर। ये देखिए कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है। अब दादा, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है तो अगर आपने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मतलब वायर ले लिया आपने, वो वायर को अगर आपने मूव किया, भैया बात समझ आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला किया था F = Q V क्रॉस B, कि अगर अगर कोई चार्ज लिया जाए और उसको मूव किया जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनसाइड द लैपटॉप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज मूव करेगा तो इस पे एक फोर्स लगती है विच इज गिवन बाय F = Q V क्रॉस B। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर ये तो हमने एक चार्ज के बारे में किया था, एक सिंगल चार्ज के बारे में किया था। मैं कह रहा हूँ कि डज दैट आल्सो इंप्लाई कि सर अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं जो कि भरा हुआ है चार्जेस से, तो वो चार्जेस को अगर मैं मूव करूंगा, अगर इस कंडक्टर को ही मूव करूंगा तो बेसिकली चार्जेस को भी मूव करूंगा, तो इसके अंदर क्या लगेगा? फोर्स लगेगी। किस पे लगेगी? चार्ज पे लगेगी। और जब यस चार्ज पे फोर्स लगेगी वो मूव करेगा, मूव करने से क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। सर बात नहीं समझ? ईएमएफ। समझा सर। समझा सर। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको और समझ आ जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, डिटेल में तो नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ये देखिए, बात समझिए, मे बी यू विल बी सरप्राइज्ड। An aircraft of wingspan 50 meters flies horizontally in Earth's magnetic field of Tesla at a speed of 400 meters per second. Calculate the EMF generated between the tips of the wings of the aircraft. सब बात ही समझ में आई?
आज ये बात नहीं समझ आई। ये विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट है आपके, ये कंडक्टर है जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो इसके अंदर चार्जेस है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगेगी, क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। कितना ईएमएफ? 1.2 वोल्ट। सर बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल। समझा सर। बाजी, आर यू शॉक टू सी दिस? यस सर। अजीब सा लगता है। यस। पहली बार देखो तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग। Calculate the value of induced EMF between the ends of axle of a railway carriage. ये एक्सेल है, 1.7 meter long, traveling on level ground with uniform velocity of 50 km per hour. Vertical component of Earth's magnetic field is given by इतना। नहीं समझ में आया। ये देखिए, मुझे भी अजीब सा लग रहा। हाँ सर। वो ठीक है, थोड़ा उसका कम है वोल्टेज। इसकी वोल्टेज थी 1.2 वोल्ट, इसकी है 0.122 मिली वोल्ट। अब बात, फर्क क्यों? इसमें ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों? जी, इमरान जी, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझ आया? सर वो ऊपर का क्वेश्चन मुझे नहीं समझा। अब्बास आपको समझ आया क्या? हाँ सर समझा, मुझे समझा। क्या रीजन? सर क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना का। देखो दादा, दो तीन चीजें हैं। आप ठीक कह रहे हो, दो तीन चीजें हैं। ये है 50 मीटर का, ये है 1.75 मीटर का। एक तो लेंथ का फर्क है। ये है 400 मीटर पर सेकंड और ये है 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर। ये है अप्रोक्सीमेटली, ये 400 है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 18 वन था, 7 बचेगा, 18 टू था 36, 18 ये होगा अराउंड 14 या 15 मीटर पर सेकंड। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। यस सर। तो दो डिफरेंस आ रहे हैं उसमें। इसका स्पैन ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, और इसका स्पैन कम है, इसकी स्पीड भी कम है। तो इसलिए ये 1.2 वोल्ट देता है और ये देता है 0.122 मिली वोल्ट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आप कर सकते हैं, वैसे तो नहीं करेंगे, वो ये कर सकते हैं कि ये जो वोल्टेज जनरेट होती है, क्या इसका कुछ यूज भी करते हैं एयरप्लेन वाले या नहीं करते? नहीं समझ में आया। यस सर। ईएमएफ तो जनरेट हो रही है, 1 वोल्ट ही है। ईएमएफ तो है, क्या इसका यूज होता है, नहीं होता? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होती है। सर बात नहीं समझ में आ रही। समझा सर। इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार। ठीक है सर, वेडनेसडे को मिलते हैं, चलेगा? यस सर।